दोहरा लेखा प्रणाली में अभिलेखन से क्या आशय है? दोहरा लेखन प्रणाली में अभिलेखन से आशय व्यवसाय के लेन-देनों को लेखांकन पुस्तकों में अभिलेखित करने से है। इसके अनुसार प्रत्येक लेन-देन का अभिलेखन 2 स्थानों यानी कि नाम पक्ष व जमा पक्ष पर किया जाता है। फिर तरलता अनुपात की अवधारणा क्या है? तो तरलता अनुपात किसी कंपनी की अल्पकालिक देनदारियों का भुगतान करने की क्षमता को मापता है। तो अल्पकालिक देनदारियों को का भुगतान करने की क्षमता को मापता है। तरलता अनुपात किसी कंपनी के अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करता है। तो किसी कंपनी का अल्पकालिक वित्तीय स्वास्थ्य। फिर अंकेक्षण के गौण उद्देश्य क्या है? तो अंकेक्षण के गौण उद्देश्य हैं उत्तर जैसे कि अशुद्धियों का पता लगाना और उन्हें रोकना। दूसरा है कपट का गबन का पता लगाना और उन्हें रोकना। और प्रबंधकों अथवा संचालकों को सलाह देना और वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करना। सीएसआर को परिभाषित करते हुए 2 व्यावहारिक उदाहरण दीजिए। तो सीएसआर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की अवधारणा यह दृष्टिकोण में निहित है कि कंपनियों को पर्यावरण और सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभावों का आकलन करना चाहिए। तो कंपनियों को क्या करना चाहिए? पर्यावरण एवं सामाजिक कल्याण पर उनके प्रभावों का आकलन करना चाहिए और जिम्मेदारी लेनी चाहिए। साथ ही सकारात्मक सामाजिक और पर्यावरणीय परिवर्तन को बढ़ावा देना चाहिए। सीएसआर एक्ट 2013 के तहत बड़े व्यवसायों को अपनी कुल लाभ का 2% समाज कल्याण पर खर्च करना होगा। जिसमें विभिन्न कंपनियों का द्वारा मिड डे मील वितरण पहला उदाहरण। दूसरा टाटा पावर द्वारा कच्छ क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की गतिविधियां। तो किसके द्वारा? टाटा पावर। और तीसरा है पीएनजी द्वारा शिक्षा पहल। फिर उत्तरदायित्व लेखांकन के संबंध में आगम केंद्र की परिभाषा कीजिए। तो आगम का अर्थ होता है किसी विशिष्ट समय अवधि में संस्था जिन गतिविधियों से आय प्राप्त करती है उसे लेखांकन की भाषा में आगम कहते हैं। संस्था में स्थापित आगम केंद्र के द्वारा संस्था की कुल आय का वर्गीकरण एवं लेखांकन किया जाता है ताकि भावी आय में वृद्धि का निर्धारण किया जा सके। अंकेक्षण एक अनिवार्यता है कैसे? अंकेक्षण एक अनिवार्यता है क्योंकि अंकेक्षण से स्वामी को संस्था की गतिविधियों की निष्पक्ष जानकारी प्राप्त होती है तथा संचालकों के लिए नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी रहती है। अमूर्त वास्तविक खाते क्या होते हैं? तो अमूर्त वास्तविक खाते ऐसी वस्तु या संपत्तियां जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता और जिनको छुआ और देखा नहीं जा सकता किंतु अनुभव किया जा सकता है तथा मुद्रा में मापा जा सकता है। अमूर्त वास्तविक खाते के अंतर्गत शामिल किए गए जाते हैं जैसे पेटेंट, कॉपीराइट आदि। तो ऐसे खाते जिन्हें भौतिक अस्तित्व नहीं है, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता किंतु अनुभव किया जा सकता है और मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। फिर सकल लाभ अनुपात की अवधारणा क्या है? तो सकल लाभ अनुपात वह अनुपात है जो व्यवसाय को उपलब्ध सकल लाभों की स्थिति को जानकारी देता है। तो वह अनुपात जो व्यवसाय में उपलब्ध सकल लाभों की स्थिति की जानकारी देता है, जैसे सकल लाभ अनुपात। ठीक है। फिर सकल लाभ अनुपात अपॉन में सकल लाभ अनुपात कैसे निकालते हैं? सकल लाभ अपॉन में विक्रय इंटू 100। ठीक है। फिर उत्तरदायित्व लेखांकन की किन्हीं 2 सीमाओं को लिखिए। तो केवल बृहद आकार की संस्थाओं के लिए उपयोगी है। फिर लेखांकन की शाखा केवल उत्तरदायित्व का निर्धारण करती है जिससे अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या का अभाव रहता है। तो सिर्फ उत्तरदायित्व की निर्धारण करती है, अधिकारों का तो कुछ बताती ही नहीं है। फिर अत्यधिक कार्यभार के चलते कर्मचारियों में कार्यकुशलता में कमी। ठीक है। फिर अगला, तो अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक लेखांकन को परिभाषित करते हुए इसके लाभों का उल्लेख कीजिए। तो सामाजिक लेखांकन सामाजिक उद्देश्य हेतु किए गए निवेश एवं उससे प्राप्त लाभों का लेखा जोखा ही सामाजिक लेखांकन कहलाता है। तो क्या है? सामाजिक उद्देश्य हेतु किए गए निवेश एवं उससे प्राप्त लाभों का लेखा जोखा। फिर सामाजिक लेखांकन के नाम क्या है?
तो उपलब्ध संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो, लोक कल्याणकारी राज्य की भावना को मजबूती मिलती है, व्यावसायिक उपक्रमों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, वंचित एवं कमजोर का आर्थिक व सामाजिक कल्याण होता है, समाज सरकार के सब्सिडी के रूप में भार में कमी आती है, संधारणीय चिरस्थायी विकास की भावना की प्राप्त होती है और हितधारकों के हितों की सुनिश्चितता प्राप्त करना। फिर वित्तीय विवरण विश्लेषण की प्रमुख सीमाएं अथवा दोष स्पष्ट कीजिए। तो वित्तीय विवरण विश्लेषण किसी संस्था की वित्तीय सूचनाओं को समझने हेतु सूचनाओं को वर्गीकरण करते उनकी व्याख्या करना ही वित्तीय विवरण विश्लेषण है। तो क्या है, किसी संस्था को वित्तीय विवरण किसी किसी संस्था की वित्तीय सूचनाओं को समझने हेतु सूचनाओं को वर्गीकृत करते हुए उनकी व्याख्या करना ही वित्तीय विवरण विवरण का विश्लेषण कहलाता है। अब वित्तीय विवरण विश्लेषण की दोष क्या है? योग्य व पेशेवर की आवश्यकता होती है। विश्लेषण की अधिकांश विधियां केवल मात्रात्मक पहलू को देखती हैं, गुणात्मक अभाव रह जाता है। और वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर बनाए जाते हैं जो वर्तमान स्थिति को नहीं दर्शाते हैं, व्यक्तिगत निर्णय से भी प्रभावित होते हैं। और वित्तीय विवरणों की तकनीकों में परिवर्तन से विश्लेषण का कार्य भी जटिल हो जाता है। फिर दोहरी लेखा प्रणाली क्या है? तो इसकी समीक्षात्मक वर्णन कीजिए। तो प्रत्येक व्यापार का दोहरा प्रभाव होता है जिसमें एक प्रभाव नाम दूसरा प्रभाव जमा से जाना जाता है, जिसका लेखांकन दोहरी लेखा प्रणाली कहलाता है। दोहरी लेखा प्रणाली के प्रमुख वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इस प्रणाली में लेखा जोखा के निश्चित सिद्धांत होते हैं। चल कपट की संभावना कम होती है, लाभ हानि और आर्थिक स्थिति का उचित आकलन सार्वभौमिक है। फिर दोष क्या है? योग्य पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता अत्यधिक खर्चीली, क्योंकि विभिन्न पुस्तकें व्यवस्थित करनी पड़ती हैं। लेखांकन करते समय यदि अशुद्धि रह जाए तो उसे पकड़ पाना कठिन है। यह प्रणाली लघु व्यावसायिक उपकरणों के लिए उपयोगी नहीं है। सरकारी अंकेक्षण के क्या प्रमुख उद्देश्य हैं? तो वह अंकेक्षण जिसमें स्वतंत्र पेशेवर व्यक्ति के द्वारा सरकारी संस्थाओं के वित्तीय, प्रशासनिक व परिचालन कार्यों का परीक्षण किया जाए। तो किन किन का? वित्तीय, प्रशासनिक और परिचालन कार्यों का परीक्षण, सत्यापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। उसे सरकारी अंकेक्षण कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या है? सुनिश्चित करने के लिए कि वह उस निधि से किया गया है जिसे सक्षम अधिकारी ने स्वीकृत किया है। यह सत्यापित करने के लिए कि शासकीय विभाग या वह संबंधित विभाग के नियम कायदों के अनुसार स्वीकृत है, कि शासकीय विभाग का वह संबंधित विभाग के नियम कायदों के अनुसार स्वीकृत है। यह सुनिश्चित करना कि समस्त भुगतान उचित व्यक्तियों को एवं क्रियाकलापों पर किए गए हैं। फिर व्यय के औचित्य की जांच करना एवं अनावश्यक व्ययों पर नियंत्रण करना। फिर सरकार की समस्त राजस्व व पूंजीगत प्राप्ति के लक्ष्यों के अनुरूप समीक्षा। सरकार के सार्वजनिक ऋण, दायित्व एवं संपत्तियों को सत्यापित करना। शून्य आधारित बजट की आलोचनात्मक। तो शून्य आधारित बजट में बजट निर्माण का आधार शून्य माना जाता है, अर्थात इस बजट का निर्माण होता है तो प्रत्येक वर्ष को एक नए वर्ष के रूप में माना जाता है, तथागत जानकारियों को छोड़ दिया जाता है। इसके लाभ क्या है? लागत में नियंत्रण, संसाधनों का कुशलतापूर्ण आवंटन, संसाधनों का औचित्यपूर्ण उपयोग, पुराने अनुपयोगी कार्यों को आसानी से पहचान जिससे निर्णय में आसानी, विभाग कार्यकुशलता में वृद्धि। दोष क्या है? समय व धन का अपव्यय होता है, विभागीय कार्यभार में वृद्धि, उच्च अधीनस्थ भावना का विकास, विभागीय समन्वय में कमी और व्यय का औचित्य अल्पकालीन दृष्टिकोण पर होता है। फिर क्षैतिज और लंबवत विश्लेषण। तो क्षैतिज विश्लेषण, इसमें दो या अधिक अवधि के वित्तीय विवरणों की आवश्यकता होती है क्षैतिज में। लंबवत में केवल एक अवधि के वित्तीय विवरण। फिर क्षैतिज में यह विश्लेषण दीर्घकालीन विश्लेषण के लिए उपयोगी है, लंबवत यह विश्लेषण अल्पकालिक विश्लेषण के लिए उपयोगी है। इसमें क्षैतिज में एक वर्ष की विभिन्न मदों का पिछले वर्ष की तुलना की जाती है, एक वर्ष की विभिन्न मदों का पिछले वर्षों से तुलना की जाती है। और लंबवत में यह विश्लेषण निश्चित अवधि पर वर्तमान संबंधों को ही बताता है। फिर क्षैतिज विश्लेषण यह तुलना का एक अंग है और लंबवत यह तुलना का एक आधार है। क्षैतिज इसे तुलनात्मक या प्रवृत्ति विश्लेषण भी कहा जाता है और लंबवत यह क्रॉस वर्गीय विश्लेषण है या समानाकार विश्लेषण भी कहते हैं। उत्तरदायित्व लेखांकन के प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं? तो इसके प्रमुख सिद्धांत हैं जैसे कि उत्तरदायित्व लेखांकन के अंतर्गत संगठन को विभिन्न उत्तरदायी केंद्रों या इकाइयों में विभाजित करके उनकी योजनाओं, कार्यों, बजट, लागत, लक्ष्य निर्धारित करके उनके ऊपर उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते हैं। तो सर्वप्रथम उद्देश्य
लक्ष्य बजट या अनुमान योजना बनाना जाए, फिर योजना को विभिन्न चरणों में कार्यों में विभाजित करके अलग अलग उत्तरदायित्व केंद्र निर्धारित कर दिए जाएं। फिर प्रत्येक उत्तरदायित्व केंद्र का योजना के संबंध में मार्ग प्रशस्त किया जाए एवं उसके कार्य पर पूर्ण समन्वय नियंत्रण रखा जाए। फिर है उत्तरदायित्व केंद्र के वास्तविक मार्ग के प्रमापों की आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमापों का वास्तविक कार्य परिणामों के मध्य उत्पन्न हुए विचरणों का विश्लेषण करके उसकी रिपोर्ट उच्च प्रबंधक वर्ग को विचार विमर्श हेतु प्रस्तुत की जाए। उसका उद्देश्य कर्मचारियों के को कार्य के लिए प्रेरित करना। अब अशुद्धि और कपट को परिभाषित करते हुए दोनों में भेद बताइए। तो अशुद्धियां होती हैं अंकेक्षण के दौरान अशुद्धियां कार्य करने वाले को उस कार्य का ज्ञान न होने के कारण होती है, यह जानबूझकर नहीं होती। और कपट या गबन होता है, गबन किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर या योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। अशुद्धि के संबंध में व्यक्ति को कोई योजना नहीं बनाई जाती, कपट योजना बनाकर किया जाता है। अशुद्धि गलती हो जाना एक गहन अपराध नहीं है, यदि गलती सावधानी रखने के बाद हुई है तो क्षमा किया जा सकता है। गबन एक गहन अपराध है जिसे कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। अशुद्धि होने पर उसे खोज निकालना आसान होता है, गबन सावधानी पूर्वक किया जाता है। अशुद्धि होने पर खोज निकालना आसान होता है, यह नैतिक जांच द्वारा पता लगाई जा सकती है। गबन को खोज निकालना बहुत कठिन है। अशुद्धि का परिणाम लाभ, हानि या शून्य कुछ भी हो सकता है। गबन का परिणाम हमेशा हानि ही होती है। नॉन करंट एसेट को 100 उदाहरण परिभाषित कीजिए। नॉन करंट एसेट उन अचल संपत्तियों को संदर्भित करता है जिनका भौतिक अस्तित्व है। उदाहरण भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी। फिर ऋणगत कोष में सम्मिलित घटकों का नाम लिखिए। तो ऋणगत कोष कार्यशील पूंजी के दीर्घ अवधि के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इनमें दीर्घकालीन ऋण पत्र शामिल किए गए हैं। फिर निरपेक्ष समंक चार्ट टिप्पणी लिखिए। तो यह प्रचलन विश्लेषण की पद्धति है जिसके अंतर्गत अपनी क्रम की रुझानों को अपने क्रम के रुझानों को दर्शाने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ पिछले 10 वर्ष के सांख्यिकी सारांश को निगमित कंपनियों द्वारा दर्शाया जाता है। तो क्या करा जाता है, जिसके अंतर्गत अपने क्रम के रुझानों को दर्शाने के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ पिछले 10 वर्षों के सांख्यिकी सारांश को निगमित कंपनियों द्वारा दर्शाया जाता है। फिर बजट एवं पूर्वानुमान में अंतर बताइए। तो बजट नियोजन होता है, नियोजन प्रक्रिया है। पूर्वानुमान तदर्थ सूचनाओं का अनुमान है। बजट भावी लक्ष्य है, तदर्थ पूर्वानुमान भावी घटनाओं का अनुमान है। बजट क्या है, लागत नियंत्रण संभव है, पूर्वानुमान में लागत नियंत्रण संभव नहीं है। बजट में लक्ष्य व वास्तविक परिणामों की तुलना संभव है और पूर्वानुमान में संभव नहीं है। फिर नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट के अनुसार नैगमिक सामाजिक निर्वाह के क्षेत्रों का नाम लिखिए। तो सामुदायिक विकास, मानव संसाधन, भौतिक साधन व पर्यावरण योगदान व उत्पाद या सेवा योगदान। तो ये कौन से हैं? नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट के अनुसार नैगमिक सामाजिक निर्वाह। फिर अपर्याप्त कार्यशील पूंजी विनाशपूर्ण है, जबकि अनावश्यक कार्यशील पूंजी दंडिक क्षय है। कथन की व्याख्या कीजिए। अधिक या अनावश्यक कार्यशील पूंजी से आशय निष्क्रिय कोषों से है जो संस्था के लिए कोई लाभ अर्जित नहीं करते। आवश्यकता से अधिक पूंजी से संस्था को निम्न हानियां हो सकती हैं, यानी कि कार्यशील स्कंद का संग्रह, दोषपूर्ण साख नीति, प्रबंधकीय कुशलता, लाभदायक पर प्रभाव, अंशधारियों में असंतोष और सहात्मक लाभों की प्रवृत्ति बढ़ना। फिर आंतरिक अंकेक्षण की आधुनिक विचारधारा पर प्रकाश डालिए। तो आधुनिक आंतरिक अंकेक्षण के प्रतिपादकों के अनुसार इसमें संगठन की विभिन्न परिचालन गतिविधियों के क्रियात्मक अंकेक्षण के साथ साथ प्रबंध का अंकेक्षण भी सम्मिलित होता है। आधुनिक अवधारणा एक संगठन की जोखिम प्रबंध न नियंत्रण पर संचालन प्रक्रिया की प्रभावशीलता के मूल्यांकन तथा सुधार हेतु व्यवस्थित एवं अनुशासित व्यवस्था स्थापित कर उसके उद्देश्यों की प्राप्ति करती है। यह अवधारणा संगठनात्मक प्रभावशीलता लाने के लिए आंतरिक अंकेक्षण के योगदान को स्पष्ट करती है। आंतरिक अंकेक्षण का क्षेत्र वित्तीय तथा गैर वित्तीय गतिविधियों तक व्यापक हुआ है और वर्तमान में इसे संगठन के सर्वांगीण लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मूल्यांकन स्रोत माना जाने लगा है।
अगला क्वेश्चन है, शून्य आधारित बजट प्रणाली के कार्यान्वयन के समक्ष निम्न समस्याएं आती है। हितधारकों प्रबंधकों द्वारा विरोध किया जाना, शून्य आधारित बजट प्रक्रिया का जटिल होना, शून्य आधारित बजट में कोष उपलब्ध कराने की न्यूनतम सीमा निश्चित करने का कोई मानक फॉर्मूला नहीं होता, अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप का होना। फिर दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणाओं के नाम लिखिए। तो व्यावसायिक इकाई अवधारणा, मुद्रा मापन अवधारणा और लेखांकन अवधि अवधारणा। तो 3 अवधारणाएं होती है कौन सी? व्यवसाय इकाई अवधारणा, मुद्रा मापन और लेखांकन अवधि अवधारणा। फिर चालू अंकेक्षण पर टिप्पणी कीजिए। तो अंकेक्षण का वह प्रकार जहां अंकेक्षण की प्रक्रिया वर्ष भर चालू रहती है, चालू अंकेक्षण है। चालू अंकेक्षण में अंकेक्षक को अंकेक्षणों द्वारा नियत कालिक रूप से कभी भी वर्ष में अनेक बार आकर लेखा परीक्षण का कार्य संपन्न किया जा सकता है। फिर सामाजिक लेखांकन को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। तो सामाजिक संस्था के कार्यों के दौरान सामाजिक पर्यावरण पक्षों के संदर्भ में सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागतों एवं फायदों के बारे में लेखांकन करना ही सामाजिक लेखांकन कहलाता है। इसके कुछ फायदे थे अपन ने देख लिए हैं पहले। फिर सामाजिक अंकेक्षण को परिभाषित करते हुए सामाजिक अंकेक्षण में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य उठाने कदमों को उल्लेखित कीजिए। तो वह प्रक्रियागत मूल्यांकन जिसमें योजनाओं का आकलन समाज के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, सामाजिक अंकेक्षण कहला जाता है। सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं, जैसे ग्राम सभा की शक्तियों का विस्तार किया जाए, सामाजिक अंकेक्षण के संदर्भ में जानकारी प्रचार किया जाना चाहिए, लोकपाल व अंकेक्षण समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और सामाजिक अंकेक्षण के लिए प्रशिक्षण के द्वारा जनप्रतिनिधियों को गतिविधियों की जानकारी प्रदान करनी चाहिए, तो यानी कि प्रशिक्षण होना चाहिए। और सामाजिक आकलन के प्रभाव में वृद्धि करनी चाहिए। तो आकलन होता है, इसके प्रभाव में वृद्धि करो, ठीक है। और सामाजिक लेखांकन को भी देख लेते हैं, चलो। तो किसी व्यवसाय संस्था के कार्यों के दौरान सामाजिक व पर्यावरण पक्षों के संदर्भ में सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागतों एवं फायदों के बारे में लेखांकन करना ही सामाजिक लेखांकन कहलाता है। सामाजिक लेखांकन की निम्न विशेषताएं किसी कंपनी के सामाजिक उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति करती है। यह एक फर्म और समाज के बीच संबंधों पर बल देता है और सामाजिक संसाधनों के उपयोग से संबंधित है। किसी फर्म की समाज में वांछनीयता निर्धारित करता है। यह सामाजिक लागतों एवं सामाजिक लाभ दोनों पर निर्भर करता है, दोनों पर बल देता है।